हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो खास करके जेई स्पेशल टॉपिक कहा जाता है, जेई मेन एडवांस स्पेशल टॉपिक, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। हालांकि नीट में भी इससे क्वेश्चन आता है, लेकिन ओनली फॉर्मूला से आता है। जो मैं डेरिवेशन करूंगा उसमें नीट एग्जाम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, जेई मेन और एडवांस में बहुत जरूरी है। एडवांस में तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। शुरू करते हैं। ये टॉपिक है कॉन्सेक्यूटिव और सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। मींस एक ऐसा रिएक्शन जहां पे मोर देन वन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा और वो भी कंसेक्यूटिव ऑर्डर में होगा। मींस एक होगा फिर उसके बाद दूसरा होगा। मींस एक का रिएक्टेंट, एक का प्रोडक्ट दूसरे का रिएक्टेंट होगा। इस तरह का रिएक्शन हमारा होगा। इसको हम बोलते हैं कंसेक्यूटिव और सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। अब इसमें आप देखो, यहाँ पे मैं शो कर रहा हूं, ये हमारा रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है और फिर प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये दो रिएक्शन हो गया फर्स्ट ऑर्डर, एक का ए का बी में कन्वर्सन, दूसरा बी का सी में कन्वर्सन। ए का बी में कन्वर्सन का रेट कांस्टेंट K1 है और बी के सी में कन्वर्सन रेट कांस्टेंट K2 है। अब T इक्वल 0 पे, जब T 0 होगा तो वेजन में ओनली रिएक्टेंट रहता है, इसलिए प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे मैं रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन A0 माना हूं, इनिशियल कंसंट्रेशन A0 हो गया। अब एट टाइम टी पे हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, तो एट टाइम टी पे रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट भी वेसल में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पे मैं मान रहा हूं कि टी टाइम पे हमारा रिएक्टेंट ए का एक मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, मींस बी में कन्वर्ट हुआ है। तो रिएक्टेंट ए का बचा कितना, तो A0 माइनस एक्स बचा और बी का फॉर्म कितना हुआ, एक्स फॉर्म हुआ, राइट। बट साइमल्टेनियसली बी तुम्हारा सी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो एट टाइम टी पे आप मानो कि बी का वाई मोल सी में कन्वर्ट हो गया, तो सी का मोल हो गया वाई, लेकिन बी का मोल बचा कितना, एक्स तो ए से फॉर्म हुआ है हमारा बी और वाई हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अभी टाइम टी पे बी बचा कितना है, तो बी बचा है एक्स माइनस वाई, राइट। एक्स फॉर्म हुआ है और वाई अब कन्वर्ट हो गया है, प्रोडक्ट में डिसअपियर हो गया है। तो प्रेजेंटली एट टाइम टी पे बी कितना बचा हुआ, तो एक्स माइनस वाई। ओके, अब आगे बढ़ता हूं। इस सारे डेरिवेशन में मैं अज्यूम कर रहा हूं, वी अज्यूम कंसंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी एट टाइम टी आर ए टी बी टी सी टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग टाइम टी पे बी सी एंड ए का कंसंट्रेशन को। अब अगला स्टेप हम लोग शुरू करते हैं डेरिवेशन का। वी नो दैट, हम लोग को पहले से पता है, माइनस डी ए बाई डी टी मीन्स जो हमारा रिएक्शन का रेट होगा ए का बी में कन्वर्सन का, मीन्स यह हुआ माइनस डी ए बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट ए, या आप बोल सकते हो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बी, दोनों एक ही हुआ। ये किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर यहाँ पे 1 रहेगा। ओके जी। उसी तरीके से डीसी बाई डी आप लिखोगे तो फिर K2 इंटू बी करोगे, क्योंकि जब हमारा उसी तरीके से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी जो होगा डीसी बाई डी वो रेट कांस्टेंट K2, इसका रेट कांस्टेंट K2 है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर 1। सी का जो फॉर्मेशन होता है, सी के लिए रिएक्टेंट हमारा क्या है, बी है, मींस बी सी में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यहाँ भी पावर क्या होगा, 1 होगा। ओके जी, मींस यहाँ तक हम लोग लिख लिए। मींस यह हमारा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी को हम लोग यहाँ लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, रेट ऑफ फॉर्मेशन सी तो हो गया। अब चूंकि हमारा जो यहाँ पे बी है, ये जो हमारा बी है, ये बी एक तरह से मींस एक रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है, दूसरे रिएक्शन में डिसअपियर हो रहा है। मींस एक रिएक्शन में प्रोडक्ट है, दूसरे में रिएक्टेंट है। मींस फर्स्ट रिएक्शन के थ्रू हमारा बी फॉर्म हो रहा है और मींस अपीयर हो रहा है, और सेकेंड रिएक्शन के थ्रू हमारा बी डिसअपियर हो रहा है। तो बी का नेट फॉर्मेशन का रेट क्या होगा, डीबी बाई डी हमारा हुआ नेट फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी मींस रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी के किसके इक्वल होगा, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी माइनस रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। ये K2B जो आप देख रहे हो, यह इस रेट से तुम्हारा बी प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट हो रहा है, और K1A जो हमारा है इस रेट से हमारा यहाँ पे ये टी भी लिख सकते हो और छोड़ भी सकते हो सिंपली। हमारा K1A जो है इस रेट से हमारा बी फॉर्म हो रहा है और K2B रेट से हमारा बी डिसअपियर हो रहा है, मींस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे मान लो
2 मोल पर सेकेंड हमारा बी फॉर्म हो रहा है और 1 मोल पर सेकेंड वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट कितना फॉर्म हो रहा है? तो 2 - 1 मीन्स 1 मोल पर सेकेंड। तो वही मैं किया, यह हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और यह हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो नेट ये तुम्हारा आ जाएगा, नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी हमारा हो गया डीबी बाई डी टी। डीबी बाई डी टी हुआ नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, यह आपका हुआ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी और यह हुआ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। तो मान लो 2 मोल पर सेकेंड हमारा ए फॉर्म हो रहा है, बी फॉर्म हो रहा है और 1 मोल पर सेकेंड वो डिसअपियर हो रहा है, मींस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेट पर सेकेंड कितना फॉर्म हो रहा है? 2 - 1। ओके, अब ये जो एक्सप्रेशन हमारा डी बाई डी टी के लिए आया है, मींस जिससे हम लोग पता कर रहे हैं कि बी के फॉर्मेशन का रेट क्या है, ये जो सिक्वेंशियल और कंसेक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसे बेसिकली हमें यही पता करना रहता है कि बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा और किस टाइम पे होगा। मींस हमें बी मैक्स कैलकुलेट करना रहता है और टी मैक्स वह टाइम हुआ जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, यही हमें कैलकुलेट करना रहता है। और साथ में भी कैलकुलेट करना रहता है कि एट टाइम टी पे ए, बी और सी का कंसंट्रेशन क्या है। तो मेन है हमारा बी का कंसंट्रेशन। गौर से देखो, अब एट टी इक्वल टू 0 जब टाइम 0 होगा उसमें ए का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, राइट? क्लियर है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है। इसका मीनिंग हुआ कि जब टाइम इंक्रीज होगा, एरो साइन का मतलब इंक्रीज हो रहा है, मींस जब टाइम बढ़ाओगे तो ए का कंसंट्रेशन समय के साथ डिक्रीज होगा, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो पक्का डिक्रीज होगा। अगर ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा तो K1 एक भी डिक्रीज होगा, राइट? सिमिलरली एट टाइम टी बी का कंसंट्रेशन 0 रहता है, जब रिएक्शन शुरू होगा तो प्रोडक्ट बी का कंसंट्रेशन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन चूंकि बी हमारा प्रोडक्ट होता है, जैसे जैसे टाइम हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बी का कंसंट्रेशन अप होगा, मींस इंक्रीज होगा और K2B का कंसंट्रेशन भी, K2B का वैल्यू भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, राइट? तो अब इस बेसिस पे हम लोग ये dV बाई डी टी जो हमारा है, dV बाई डी टी का एक्सप्रेशन K1A माइनस K2B dV बाई डी टी का एक्सप्रेशन है, इससे हम लोग समझते हैं कि टाइम के साथ भी जब टाइम आगे बढ़ेगा तो हमारा dV बाई डी टी का रेट क्या होगा, dV बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा। देख लो यहाँ पे K1A टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, K2B इंक्रीज हो रहा है, मीन्स यह तुम्हारा डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर सी बात है, जिसको सब्ट्रैक्ट करे वो इंक्रीज हो रहा है तो dB बाई डी टी का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज होगा। मीन्स दिस एक्सप्रेशन शोज दैट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी डिक्रीज विद टाइम। इस रिएक्शन में बी के फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो समय के साथ डिक्रीज होगा, राइट? अब तक हम लोग ये समझ में आया है। देखो जी, हमें बी के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करना है, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूं बी का कंसंट्रेशन भी पता करना है कि बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब होगा, जिसको हम लोग बी मैक्स बोलते हैं, और जिस टाइम पे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा उस टाइम को टी मैक्स बोलते हैं। बेसिकली हमें कैलकुलेट वही करना है। तो देखो कैसे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो वी नो दैट, हम लोग पहले से जानते हैं यह एक्सप्रेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी जो होता है A इज इक्वल टू A नॉट e टू द पावर माइनस K1T, जहाँ पे K1 हुआ फर्स्ट रिएक्शन का हमारा रेट कांस्टेंट और A नॉट हुआ रिएक्टेंट A का इनिशियल कंसंट्रेशन और A हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T। ओके, ये हो गया। दूसरा ये एक्सप्रेशन हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं, dV बाई डी टी इज इक्वल टू K1A माइनस K2B। इसको इक्वेशन A बोल रहा हूँ, इसको इक्वेशन में B बोल दे रहा हूँ, राइट? अब हम लोग A और B को यूज करके पुटिंग द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन A इन इक्वेशन B में इसका A का वैल्यू पुट करेंगे, पुट करके हम लोग एक्सप्रेशन को लाएंगे आगे। तो dV बाई डी टी इज इक्वल टू A की जगह पे क्या रख दिया है? A नॉट e टू द पावर माइनस K1T, तो हो गया K1 A नॉट e टू द पावर माइनस K1T और ये हमारा K2B है। अब हम लोग करेंगे K2B को इस साइड लेकर आ गए, तो dB बाई डी टी प्लस K2B हो गया और राइट साइड में होगा K1 A नॉट e टू द पावर माइनस K1T। ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, यह इक्वेशन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आगे मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे, जो भी स्टूडेंट्स अभी 12th में हैं या जो 12th पास आउट हो पढ़े भी होंगे मैथ वाले, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे, नीट वाले नहीं पढ़े होंगे, इसलिए
नीट वाले स्टूडेंट्स इस सब डेरिवेशन में फोकस नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे लिखा हुआ फॉर्मूला याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, इस तरह से आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, राइट, और कुछ नहीं करना है। ये आपके नीट वाले स्टूडेंट का फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए फॉर्मूला ही काफी है। अब ये जो आप देख रहे हो डिफरेंशियल इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर का होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करने का मेथड है, इसको सॉल्व करके ही हम लोग बी के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का जो मेथड होता है उसमें हम लोग दोनों साइड यहाँ पे e टू द पावर k2t से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। नीट वाले स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट देखेंगे, बट जेई मेन वाले को तो देखना होगा सॉल्यूशन, और एडवांस वालों को तो अच्छे से समझना होगा क्योंकि उनके एग्जाम में यह सॉल्यूशन भी आता है, डेरिवेशन भी आता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपने डेरिवेशन को। इक्वेशन में हम लोग मल्टीप्लाई करें e टू द पावर k2t मींस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए e टू द पावर k2t से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दिए मींस इससे मल्टीप्लाई कर दिया इधर लेफ्ट साइड, और फिर ये हमारा हो गया राइट साइड k1 a0 e टू द पावर k2 माइनस k1t। अब मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसको, चूंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो नहीं पढ़ा है पढ़ेगा तो पता चलता है, क्योंकि पढ़ोगे तो पता चलेगा। इसमें हम लोग करते क्या है कि मल्टीप्लाई करने के बाद लेफ्ट साइड में तो आपको दिख रहा है, मल्टीप्लाई मैं किया नहीं हूं, बाहर रखा है यहाँ पे e टू द पावर k2t, लेकिन राइट साइड में मल्टीप्लाई करके लिखा गया क्योंकि पहले से यहाँ पे क्या था, e टू द पावर आपका k2t था, और भाई इसमें आपका आ गया पहले था e टू द पावर माइनस k1t था, उसमें आपने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर k2t से। मल्टीप्लाई करने के बाद e का पावर दोनों क्या हो गया, सम हो गया। मींस पहले इस तरह का था, e टू द पावर था माइनस k1t, इसमें अपने मल्टीप्लाई कर दिया e टू द पावर k2t से, तो क्या होगा जी, दोनों पावर राइट हो जाएगा, पावर राइट हो जाएगा तो k2 माइनस k1 हो जाएगा, राइट। अब इधर देखो, इस साइड में क्या किया, अब e टू द पावर k2t इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b, ये दोनों का प्रोडक्ट है, इनका जो अगर डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो यह हो जाएगा। देख लो कैसे, जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं u इंटू v के फॉर्मूला पे, मीन दो वेरिएबल अगर प्रोडक्ट में है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक को कांस्टेंट रखते हैं, दूसरे को डिफरेंशिएट करते हैं। तो आप e टू द पावर k2 को कांस्टेंट रखो, b को डिफरेंशिएट करो, तो क्या हो जाएगा dv बाई dt, और e टू द पावर k2t, तो e टू द पावर k2t तो बाहर है ही, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ ही जाएगा यह। जब आप b को कांस्टेंट रखोगे, इसको कांस्टेंट रखोगे और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, आप एक्सपोनेंशियल का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है, जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे डिवीजन मल्टीप्लाई हो जाता है और वो एज इट इज रह जाएगा। इसका कोफिशिएंट क्या है तुम्हारा, k2 है। यह तुम्हारा देख लो यहाँ पे k2 है, तो k2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया, और कंसंट्रेशन ऑफ बी तो हमारा ऐसे ही रह गया कि इसको किए हम लोग डिफरेंशिएशन किए हैं, इसको डिफरेंशिएशन किए हो तो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा। जैसे एक स्टेप में यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, जैसे इसको ऐसे लिख देता अगर मैं ek2t dv बाई dt प्लस e टू द पावर k2t k2 कंसंट्रेशन ऑफ b, अगर ऐसे लिख दूं तो आप इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर दिख रहा है आपको, यहाँ पे e टू द पावर k2t को कांस्टेंट रखा गया, b को डिफरेंशिएट किया गया तो dv बाई dt हो गया, प्लस इस बार कंसंट्रेशन ऑफ b को कांस्टेंट रखा गया और e टू द पावर k2t को डिफरेंशिएट किया गया, तो इसका टाइम का जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस हमारा जब एक्सपोनेंशियल का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो उसका वेरिएबल का कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है और एक्सपोनेंशियल एज इट इज रह जाता है। मींस अगर इस तरह से डिफरेंशिएशन आपसे कहा जाए, e टू द पावर kx kt का डिफरेंशिएशन करना है आपको, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या होगा, ये e टू द पावर kt एज इट इज रह जाएगा, e टू द पावर kt रह जाएगा। डिफरेंस ये आएगा कि टाइम का जो कोफिशिएंट है k उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, राइट।
तो एक्सपोनेंशियल के इस तरीका से मतलब डिफरेंशिएशन होता है, मैं नहीं, आपको समझना है। तो अब मैं क्या किया, ये जो फॉर्म है उसको इस डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया, मींस डिफरेंशियल ऑफ दिस टर्म, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा, तो इसको डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, राइट। अब अगला स्टेप में से डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया, इसका dt उधर फेंक दिया क्योंकि इधर टाइम है। अब हमारा ये टर्म आ गया, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लिया, 0 टू t। अब जब इंटीग्रेशन आप ले लिए तो इसका किसी डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो कोफिशिएंट ही रह जाएगा, मतलब यह हुआ जैसे आप dx का इंटीग्रेशन करते हो तो क्या होता है, x हो जाता है। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट मींस यहाँ पे x को डिफरेंशिएट किए हो, तो डिफरेंशिएशन का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, जिसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो वही टर्म आ जाएगा डायरेक्टली, इसलिए dx का इंटीग्रेशन x होता है। उसी तरीका से यहाँ पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट पूरा टर्म का इंटीग्रेशन जब करोगे तो यही टर्म आपका हो जाएगा, मींस e टू द पावर k2t कंसंट्रेशन b आ जाएगा, राइट। राइट साइड में देखो क्या आएगा, राइट साइड में तो हमारा एक्सपोनेंशियल का पावर है k2 माइनस k1, तो यहाँ इंटीग्रेशन करोगे तो k2 माइनस k1 तुम्हारे डिवीजन में, जब k1 कांस्टेंट है, ए नॉट कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन से। और जब एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करोगे तो जिस तरीका से एक्सपोनेंशियल के डिफरेंशिएशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट से डिवीजन होता है, तो ये k2 माइनस k1 जो हमारा उससे डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ गया k2 माइनस k1 यहाँ पे, और e टू द पावर k2 माइनस k1t, तो इस एज इट इज रह जाएगा, राइट। इसका लिमिट ले लेंगे 0 से t लिमिट ले लिया। अब लेफ्ट साइड में हमारा क्या हो गया, e टू द पावर k2t कंसंट्रेशन b, और राइट साइड में होगा k1 a नॉट बाई k2 माइनस k1 एक्सपोनेंशियल टू द पावर k2 माइनस k1t, राइट। और इसका लिमिट पुट करना है, तो एक बार अपर लिमिट पुट किया t तो यही रह गया, लोअर लिमिट पुट किया 0, तो t 0 पुट करोगे तो e का पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिया मैं। अब आगे बढ़ते हैं, हमें कंसंट्रेशन ऑफ b निकालना है, तो एक्सपोनेंशियल का पावर k2t जो हमारा e टू द पावर k2t है, इससे इसको इस साइड फेंक देंगे हम लोग राइट साइड में, राइट साइड में फेंकोगे तो डिवीजन में आ जाएगा, तो देख लो यहाँ पे इसके नीचे आ गया और यहाँ 1 के नीचे आ गया। अब इसके नीचे आ गया, दोनों एक्सपोनेंशियल है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो k2t ऊपर से माइनस कर देंगे, तो माइनस करोगे तो k2t कट जाएगा, तो बचेगा क्या, e टू द पावर माइनस k1t यहाँ पे, और यहाँ पे 1 बाई ई टू द पावर k2t है, ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस k2t हो जाएगा, राइट। तो हमारा फाइनल जो एक्सप्रेशन आ गया कंसंट्रेशन ऑफ b का, ये आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ b इज इक्वल टू k1 a नॉट बाई k2 माइनस k1 e टू द पावर माइनस k1t माइनस e टू द पावर माइनस k2t, इसको इक्वेशन डी में लिख रहा हूं, राइट। मींस b के कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन आ गया हमारा। अब हमें b का मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालना है कि b का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ b, हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमा dB बाई dt क्या होगा, 0 होगा, मींस कहीं भी किसी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो उसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट को 0 करते हैं, तो b को अगर b का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो dB बाई dt 0 करना होगा, मींस जिस टाइम पे dB बाई dt 0 होगा उसी टाइम पे हमारा b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। तो पहले ये जो इक्वेशन देख रहे हो इक्वेशन डी, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके 0 के इक्वल करेंगे और t का वैल्यू निकालेंगे, जो t का वैल्यू होगा वही टाइम होगा जिस टाइम पे b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा, इसको t मैक्स बोलेंगे, और फिर t मैक्स को इक्वेशन डी में पुट करेंगे तो b मैक्स आएगा, मींस b का मैक्सिमम कंसंट्रेशन में मिलेगा। तो चलिए उस चीज को हम लोग डिराइव करने जा रहे हैं। अब हम लोग b के मैक्सिमम वैल्यू के लिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, और ये मैं डिफरेंशिएट कर दिया हूं, dv बाई dt ये आ गया a नॉट k1 बाई k2 माइनस k1, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन करोगे तो जो कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होगा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस k1, यहाँ पे आएगा माइनस k2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। अब हमें dv बाई dt को 0 करके t निकालना है t मैक्स के लिए, इसको 0 करते हैं, देखो ये डी बाई dt जब 0 होगा तो ये तो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये तो 0 होगा नहीं, 0 जब भी होगा तब यह 0 होगा, इसलिए इसको मैं 0 किया।
इसको जीरो किया तो लेफ्ट राइट में कर दिया, एक लेफ्ट में हो गया एक राइट में हो गया। अब Q1 बाई K2 इज इक्वल टू हो गया e टू द पावर माइनस K2 बाई e टू द पावर माइनस K1t। ऊपर जाएगा तो K1 माइनस K2t हो जाएगा। अब e टू द पावर K1 माइनस K2t इज इक्वल टू Q1 बाई K2 हो गया। अब आप एक्सपोनेंशियल हटाओ यहाँ से, तो K1 माइनस K2 t इज इक्वल टू हो जाएगा ln का पावर ln K1 बाई K2। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। ln को आप लॉग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो यहाँ पर 2.303 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा t का वैल्यू आ गया, और अब t का वैल्यू आ गया तो यही हमारा t मैक्स हो गया। यही वो टाइम होगा जहां पे हमारे b का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा। तो t मैक्स का फॉर्मूला आ गया 1 बाई K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, VBI फॉर्मूला है। मींस यह फॉर्मूला पे क्वेश्चन नीट में तो रेगुलरली आता है, जेई मेन में भी आता है, एडवांस में भी आता है, इसलिए फॉर्मूला याद सबको रखना है। डेरिवेशन नीट वाले के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फॉर्मूला तो जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बी मैक्स निकालना है। वी कैन कैलकुलेट बी मैक्स फ्रॉम इक्वेशन डी बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी मैक्स। टी मैक्स को पुट करके बी मैक्स आप निकाल सकते हो, उसको पुट करके डिराइव करने की जरूरत नहीं है, उसका डायरेक्ट मैं वैल्यू यहाँ निकाल लिख दिया हूँ। बी मैक्स का कंसंट्रेशन जो हमारा होता है वो यह हुआ ए नॉट K2 बाई K1 का पावर K2 बाई K1 माइनस K2। याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बी मैक्स का वैल्यू भी। अब हम लोगों को कंसंट्रेशन ऑफ सी निकालना है टाइम टी पे। तो ए बी सी तीनों का कंसंट्रेशन का सम किसके इक्वल होगा? ए का हमारा होता है टाइम टी पे ए नॉट माइनस एक्स, बी का एक्स माइनस वाई, और सी का हम लोग वाई माने थे, सब कटकुट करोगे तो ए नॉट हो जाएगा। तो आपको सी का कंसंट्रेशन निकालना है, तो ए के इनिशियल कंसंट्रेशन से बी और ए और बी के कंसंट्रेशन को माइनस कर दो। ये तो नेचुरल भी है। अगर हमें पता करना है कि सी का कंसंट्रेशन है टाइम टी क्या है, तो ए के इनिशियल कंसंट्रेशन में से जितना ए बचा हुआ है उसको माइनस कर दो, और जितना बी फॉर्म हुआ है वो भी माइनस कर दो, तो जो बचेगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा हमारा। तो अब कंसंट्रेशन ऑफ सी एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट, मतलब ए टी का वैल्यू रख दिया, तो ए टी का मीन्स टाइम टी पे रिएक्टेंट ए का कंसंट्रेशन कितना होगा? ए नॉट ई टू द पावर माइनस के वन टी, और बी टी का कंसंट्रेशन हम लोग निकाले हैं, यही वैल्यू रखेंगे हम लोग पूरा यहाँ पे, तो पहले निकाले हुए हैं बी का। अब इसको सॉल्व करके हम लोग सी के कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे और वो वैल्यू भी याद रखेंगे। आप वैल्यू को पुट करके आप बी ए और बी के वैल्यू को पुट करके सी के कंसंट्रेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हो। यह हुआ ए नॉट, और ये हुआ तुम्हारा कंसंट्रेशन ऑफ ए, और ये सब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसको आप माइनस करके आप कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। अब माइनस करने पे माइनस हो गया, प्लस हो गया। इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद ये तुम्हारा आ जाएगा सी का कंसंट्रेशन। कैसे सॉल्व किया देख लो। K2 माइनस K1 हमारा इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है, सब में एलसीएम ले लिए K2 माइनस K1, तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया K2 माइनस K1, इसमें मल्टीप्लाई हो गया K2 माइनस K1 e टू द पावर माइनस K1t, और यहाँ तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा, राइट। इस सबको ऐड करोगे तो दोनों दो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा तुम्हारा। अब K2 माइनस K1 ऊपर ए नॉट है, ए नॉट कॉमन लिया सबसे, ए नॉट बाई K2 माइनस K1 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा K2 माइनस K1, और यहाँ पे आएगा तुम्हारा प्लस K1 e टू द पावर माइनस K2t माइनस K2 e टू द पावर माइनस K1t। इस तरीके से तुम्हारा एक्सप्रेशन हो गया, ये सी के कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन है, राइट। तो इस तरीके से ए बी सी हम लोग कंसंट्रेट को कैलकुलेट कर लिए, कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग इसका ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे, मीन्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि टाइम टी पे हमारा ए का बी का सी कंसंट्रेशन क्या होगा, मैक्सिमम कब होगा, उसको ग्राफिकली दिखाएंगे, और वो भी K1 K2 में रिलेशन के साथ। K1 K2 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, लेसर होगा तो क्या होगा, ओके। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और ग्राफिकल मीनिंग देखते हैं। जब K1 K2 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा? K1 K2 से ग्रेटर है, इसका मीनिंग हुआ कि बी का फॉर्मेशन का जो रेट है वो ज्यादा है, ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू बी के इन्वर्सन के रेट से। रेट मीन्स जिस रेट से हमारा बी सी में कन्वर्ट होगा उससे ज्यादा रेट से ए बी में कन्वर्ट होगा। मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस हमारा जो ए का होगा, सॉरी बी का होगा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से ज्यादा होगा। तो देखो क्या होगा इस केस में। इस केस में होता क्या है कि ये तो हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है, जब टी जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा ए नॉट, और सी हमारा बी का कंसंट्रेशन जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा, बढ़ते 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 एक समय आएगा जब हमारा टाइम मैक्सिमम होगा टी मैक्स, उसमें बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगा।
जिस टाइम पे हमारे बी का कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है उसको टी मैक्स बोलते हैं। हाँ, बी का जो कंसंट्रेशन होगा मैक्सिमम कंसंट्रेशन वो भी हमारे ए के इनिशियल कंसंट्रेशन से कम ही होता है। लेकिन टी मैक्स के बाद हमारे बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होने लगता है, जो ग्राफ में आपको यहाँ दिख रहा है। अब सी का कंसंट्रेशन तो कंटिन्यूअसली जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे बढ़ेगा और नॉर्मली सी का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है, राइट। अब इस चीज को मैं यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ मैथमेटिकली भी, आप देख लो। डीबी बाई डी टी क्या होता है, K1 A माइनस K2 B। अब अगर टाइम हमारे टी मैक्स से कम है, टी मैक्स से पहले की बात हो रही है, टी मैक्स से पहले की बात करोगे तो K1 A का वैल्यू K2 A से ग्रेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे K1 का वैल्यू K2 से ज्यादा है। K1 A हमारा K2 B से ज्यादा होगा। अगर K1 A K2 B से ज्यादा होगा तो डीवी बाई डी टी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे बी का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। जब टी टी मैक्स के इक्वल होगा उस समय K1A और K2B दोनों इक्वल हो जाता है, राइट। जब टी मैक्सिमम होता है तो K1A और K2B इक्वल हो जाता है, मींस जिस रेट से हमारा B फॉर्म होता है उसी रेट से हमारा B डिसअपियर होता है। सो हमारे dV बाई dt मींस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B जीरो हो जाता है, जो टी मैक्स का पॉइंट है। जब टी हमारा टी मैक्स से ज्यादा होगा तो हमारा K1A से ज्यादा हो जाता है K2B का वैल्यू, क्योंकि K2B का वैल्यू ज्यादा हो जाता है और तब dV बाई dt का वैल्यू निगेटिव हो जाता है, जो क्लियरली आपको दिख रहा है कि टी मैक्स से ज्यादा टाइम, जब टाइम आगे बढ़ेगा, जब टी मैक्स से आगे आप जाओगे तो बी के फॉर्मेशन का जो रेट होगा वो डिक्रीज होगा, मीन्स जितना बी फॉर्म होगा उससे ज्यादा बी हमारा इन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, ओके। अब यहाँ आते हैं, जब हमारा K2 का वैल्यू K1 से वेरी वेरी हाई है तो क्या होगा। K2 K1 से वेरी हाई, इसका मीनिंग हुआ कि जितना भी फॉर्म होगा बी तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा सी में, क्योंकि रेट ऑफ फॉर्मेशन बी का जितना है उससे बहुत ज्यादा है रेट ऑफ इन्वर्शन ऑफ बी। इसलिए इस बार ये तो हमारा ए वाला कंसंट्रेशन का टाइम ग्राफ हो ही रहेगा। टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ए के कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा। जब टी जीरो होगा तो मैक्सिमम होगा, ए नॉट होगा। सी के कंसंट्रेशन के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम बढ़ेगा आगे बढ़ेगा। बी पे फर्क होगा, इस बार बी बहुत कम फॉर्म हुआ, देख लो यहाँ पे। जब टी जीरो होगा तो कम होगा, थोड़ा सा ही समय पे हमारा बी मैक्सिमम होगा वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू बहुत कम होगा, और फिर उसके बाद हमारा बी एक ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, जब K1 बाई K2 का वैल्यू बढ़ता है तो टी मैक्स भी बढ़ता है, क्योंकि हमारे टी मैक्स के इक्वेशन में रहता है K1 बाई K2। तो जब टी मैक्स बढ़ेगा बी मैक्स भी बढ़ता है, बी मैक्स का वैल्यू भी हाई होता है। जब K2 बाई K1 बढ़ेगा, देख लो K2 K1 से ग्रेटर हो गया, जब K2 बाई K1 बढ़ेगा तो टी मैक्स का वैल्यू हमारा कम होता है और कंटिन्यूअसली बी मैक्स का वैल्यू भी क्या होता है, कम हो जाता है। तो वही मैं दिखा रहा हूँ। इसका फिजिकल मीनिंग यह हुआ कि जब हमारे K2 का वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ K1 से, इसका मीनिंग हुआ कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी होगा वो बहुत ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जितना बी फॉर्म होगा उससे ज्यादा तेजी से हमारा बी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए रिएक्शन के इनिशियल टाइम में थोड़ा सा बी फॉर्म होगा और मैक्सिमम वैल्यू जाकर पीक पे जाकर के फिर डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद जितना बी फॉर्म होगा वो तुरंत प्रोडक्ट सी में कन्वर्ट होता जाएगा और बी का कंसंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली जीरो के अप्रोक्स होगा। ओके, थैंक यू। तो ये था वीडियो इस पे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, थैंक यू।